हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो बिफोर 1928 से पहले हम लोगों को ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है या लिपिड होता है। हम लोगों को नहीं पता। ये तो न्यूक्लिक एसिड्स हो गए ना, हम लोगों को नहीं पता था। तो इसके लिए सर्च हुई, सर्च के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए। तो हम लोगों को 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में, जो कि प्रूव करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देते हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों को बिफोर 1928 में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। उससे पहले हमें ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, क्या है। तो हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जो हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्ट, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम लोग, जो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने दिया था। ये 1928 में दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो इन्होंने सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब एक सिंपल ये समझते हैं। सपोज करो एक ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, और इस टेस्ट ट्यूब में ना आपके सॉल्यूशन में एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए, अगर ये डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाए और बैक्टीरिया में भाई बाहर से डीएनए गया बैक्टीरिया के अंदर, और उसमें उस डीएनए ने कुछ चेंजेस ला दिए बैक्टीरिया में, क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए में जेनेटिक फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो डीएनए जब इस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो इस बैक्टीरिया में कुछ चेंज आएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज को ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का इसका मतलब ये है कि अगर कोई बैक्टीरिया बाहर से किसी डीएनए को अपने अंदर ले ले, ठीक है, तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट दिया करा था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्ट। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमने जान लिया। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था डिप्लोकोकस, और बोल सकते हैं इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको न्यूमोकॉकस भी बोलते हैं, न्यूमोकॉकस, ठीक है। तो उनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल जो उन्होंने यूज किया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर देता है। इसकी 2 स्ट्रेन होती है, ठीक है। इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन होती है, एस स्ट्रेन का नाम है स्मूथ स्ट्रेन, एक होती है आर स्ट्रेन को बोलते हैं रफ स्ट्रेन, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्मूथ स्ट्रेन। ये स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होती है। ये कैसे होती है, कैप्सुलेटेड। किसका कैप्सूल होता है, म्यूकस का, ठीक है, म्यूकस का। और ये जो आर स्ट्रेन होता है ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, मतलब इस पे म्यूकस की कोटिंग एब्सेंट होती है, ठीक है। म्यूकस इस पे एब्सेंट होती है,
म्यूकस कोटिंग इसके एब्सेंट होती है, ठीक है, म्यूकस एब्सेंट है। मतलब ये जो एस्ट्रेन है भाई, ये इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर एक कोटिंग है म्यूकस की एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से स्मूथ हो गई है, ठीक है। लेकिन ये जो आर स्ट्रेन है, इसकी सेल वॉल है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, जिसकी वजह से क्या है ये रफ। तो स्मूथ क्यों है ये? क्योंकि इस सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर और है, वो किसकी लेयर है? म्यूकस की लेयर है, ठीक है। इस म्यूकस की लेयर के कारण इसको बोला गया कैप्सुलेटेड, ठीक है। लेकिन आर स्ट्रेन में सेल वॉल के ऊपर कोई म्यूकस की कवरिंग नहीं है, म्यूकस कवरिंग क्या है? एब्सेंट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब ये बैक्टीरिया की एक्स्ट्रा कवरिंग है, ठीक है, तो जब ये किसी सपोज करो भाई ये एक इंडिविजुअल है, सपोज करो ये इसके अंदर गया, ये एस्ट्रेन वाला, ठीक है। जब इसके अंदर एस्ट्रेन वाला जाएगा तो मुझे बताओ, इस पे जब इसके अंदर जाएगा तो इसका इम्यून सिस्टम वर्क करेगा। तो जब इसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जब बनेगी तो पहले इससे एंटीबॉडीज को पहले एक्स्ट्रा लेयर से फाइट करना होगा ना, क्योंकि म्यूकस कवरिंग है तभी तो सेल वॉल ब्रेक होगा। लेकिन अगर तो भाई इस इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा भाई, उदास हो गया, इसे क्या हो गया? इसे निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है। तो मतलब ये जो एस्ट्रेन होता है ये विरुलेंट होता है, विरुलेंट मतलब पैथोजेनिक होता है ये कैसे था? पैथोजेनिक, ठीक है। लेकिन सपोज करो ये आर्स्टेन वाला गया इसके अंदर, तो आर्स्टेन वाले के ऊपर तो कोई एक्स्ट्रा लेयर ही नहीं है, तो जो इसकी एंटीबॉडीज होंगी वो डायरेक्टली इसके सेलों को इजीली ब्रेक कर सकती हैं, ठीक है, या लाइसोजाइम्स इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो मतलब ये जो ये हैप्पी है, इसको निमोनिया नहीं होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो आर्स्टेन होता है, ये आर्स्टेन कैसा रहता है? ये रहता है नॉन विरुलेंट, नॉन विरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। तो हमने ये जाना, जो उनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या डिप्लोकोकस निमोनिया। इसकी दो स्ट्रेन होती हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस मतलब स्मूथ, आर मतलब रफ। स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर एक स्मूथ कवरिंग, इसकी स्मूथ कवरिंग है म्यूकस की, इसलिए इसको कैप्सुलेटेड बोला गया है। लेकिन जो आर स्ट्रेन होता है ये इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, म्यूकस से कोई कवरिंग नहीं है, तो कैसा है? ये नॉन कैप्सुलेटेड, इसलिए ये विरुलेंट नहीं है, नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है। लेकिन ये विरुलेंट है, पैथोजेनिक है। तो इतना समझ आया, हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रिफ्थ ने क्या क्या किया वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था, आगे क्या करा उन्होंने देखते हैं। तो आगे उन्होंने क्या काम किया, एक एक करके मैं हम इसको बोर्ड पे देखते हैं। आगे इन्होंने आगे क्या काम किया देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, एक लाइव आर स्ट्रेन दिया, लाइव आर मतलब रफ, ठीक है। डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था लाइव जिंदा, ठीक है। तो पता था हमें नॉन पैथोजेनिक रफ है। इसको इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इनटू माइस, भाई इसको किसमें इंजेक्ट कर दिया? माइस में इंजेक्ट कर दिया। माइस बना लेते हैं, ये माइस बन रहे हैं यहाँ पे, देखो माइस ही बन गए तो, ठीक है। माइस में इंजेक्ट कर दिया, लाइव आर स्ट्रेन दिया और किसमें इंजेक्ट कर दिया? माइस में। तो माइस भाई ये कैसा है? लाइव आर स्ट्रेन तो नॉन पैथोजेनिक है ना, तो माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस सर्वाइव आराम से खेल कूद रहे हैं, माइस सर्वाइव कुछ नहीं हुआ, आराम से खेल कूद रहे हैं। अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने दिया ग्रिफ्थ ने दिया लाइव एस स्ट्रेन, भाई एस स्ट्रेन तो पता है कैप्सुलेटेड है, पैथोजेनिक है। फिर इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट कर दिया भाई, देखो सिरिंज से इंजेक्ट होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा, सिरिंज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइस में इंजेक्ट कर दिया और देखा माइस डाइज, माइस डाइज, माइस ने खेलना कूदना क्या कर दिया? बंद कर दिया।
क्योंकि भाई पैथोजेनिक स्ट्रेन है ना, तो भाई माइस मारेगा ऐसा नहीं। थर्ड में देखना, अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये लिया एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इसमें लाइव एस्प्रिन लिया, इसको हीट कर दिया नीचे से। जब ये एस्प्रिन है, एस्प्रिन जब इसको हीट करेंगे, मुझे बताओ हीट करने से क्या होगा, सेल वगैरह रप्चर हो जाएगा सारा, तो इसका अंदर का जो मटेरियल होता है डीएनए बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे, मतलब ये डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, इसके लिपिड्स बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हीट किल एस्ट्रेन बोलते हैं इसे, क्योंकि हीट करा, हीट करने से एस्ट्रेन किल हो गया, तो किल हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हीट किल एस्ट्रेन। मैंने क्या काम किया, हीट किल एस्ट्रेन लिया और इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, फिर माइस में इंजेक्ट करके माइस कैसे सर्वाइव, खेल कूद रही है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हीट किल एस्ट्रेन है ना, एस्ट्रेन लाइव एस्ट्रेन का पैथोजेनिक था, लेकिन जब हीट करा तो हीट करने से पूरा का पूरा उसका डीएनए बाहर आ गया, प्रोटीन बाहर आ गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो किल्ड हो गया। जब किल्ड हो गया तो पैथोजेनिक रहा ही नहीं, पैथोजेनिक नहीं रहा तो माइस को निमोनिया नहीं, आराम से खेल कूद रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप पे इन्होंने क्या काम किया, जिसको ध्यान समझेंगे, इन्होंने क्या काम किया, लाइव आर्स्ट्रेन प्लस लाइव आर्स्ट्रेन दिया, प्लस लाइव आर्स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस ने क्या किया, अब माइस भाई डाइज, खिलना खुलना बंद कर दिया इन्होंने, माइस मारे गए। अब क्यों मारे गए देखते हैं, लाइव एस्ट्रेन जब यहाँ पे डाला तो माइस सर्वाइव थे, हीट किल एस्ट्रेन डाला तो भी सर्वाइव थे, लेकिन इन दोनों को मिला दिया तो माइस मारे गए। क्यों मारे गए इसको एक बार देखते हैं, इसका कारण ये ना होगा, मैं इसको ऊपर अलग कर देता हूं। देखो भाई ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या काम किया, एस्ट्रेन लिया, लाइव एस्ट्रेन लिया, लाइव एस्ट्रेन लिया और इसमें इन्होंने इसको हीट कर दिया। जब हीट करा होगा तो भाई वही ये पूरा किल्ड हो गया होगा हीट से, जब किल्ड हो गया होगा ये, तो क्या हुआ होगा भाई, इसका डीएनए टेस्ट ट्यूब में बाहर हो गया है, प्रोटीन्स बाहर हो गए हैं इसके, लिपिड्स बाहर हो गए हैं इसके, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, एक यहाँ पे आर्स्ट्रेन डाल दिया, हीट नहीं करा, लाइव आर्स्ट्रेन डाल दिया। जब लाइव आर्स्ट्रेन डाला होगा तो ये डीएनए इसके अंदर गया, ठीक है, जब ये डीएनए इसके अंदर गया होगा, जो डीएनए होता है वो थोड़ा क्या होता है, स्टेबल होता है, वो हीट करने से डीनेचर, हीट करने से वो खराब नहीं होता जल्दी से, तो डीएनए बहुत स्टेबल है, ठीक है, डीएनए का स्टेबल स्ट्रक्चर। जब डीएनए इसके अंदर गया तो मुझे बताओ, डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, तो इसके अंदर इसने कैप्सूल बना दिया, तो इसके अंदर क्या बना दिया, कैप्सूल, और ये लाइव आर्स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो गए थे, एस्ट्रेन में। जब लाइव आर्स्ट्रेन एस में कन्वर्ट हो गए होंगे तो पैथोजेनिक हो गए थे वो, और पैथोजेनिक होने के कारण माइस को क्या कर दिया, मार दिया। तो एक बार फिर देखते हैं क्या हुआ था, इस तरह स्टेप को एक बार फिर देखते हैं। भाई एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने ये लिए थे, एस्ट्रेन थे, स्मूथ पैथोजेनिक, हीट करा, जब हीट करा तो किल्ड हो गए, जब ये किल्ड हो गए स्मूथ एस वाले, तो किल्ड होने के कारण क्या हुआ, इनका डीएनए बाहर आ गया, प्रोटीन्स बाहर आ गए, लिपिड्स बाहर आ गए, ठीक है, सब आ गए। अब इन्होंने यहाँ पे हीट नहीं करा, अब यहाँ पे एस्ट्रेन डाल दिया, आर्स्ट्रेन रफ। अब क्या हुआ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ये डीएनए किसके अंदर गया, आर्स्ट्रेन के अंदर गया। जब बाहर से डीएनए आर्स्ट्रेन के अंदर गया, डीएनए में इन्फॉर्मेशन थी कि इस आर्स्ट्रेन के ऊपर क्या बना दिया उन्होंने, कैप्सूल बना दिया, ठीक है, ये जो आर्स्ट्रेन तरफ वाला, इसके ऊपर क्या बना दिया, कैप्सूल। तो ये कैसा हो गया, एस्ट्रेन। जब ये एस्ट्रेन, आर्स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो गया, एस्ट्रेन में, तो पैथोजेनिक हो गया। पैथोजेनिक होने के कारण इसने माइस को क्या कर दिया, डाई मार दी, खेलना बुलना बंद कर दिया। तो
ये इनका एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने बोला, गिब्स को पता नहीं था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है डीएनए से हुआ। उन्होंने बोला somehow live R strain that transforms into S strain and kill the mice। तो somehow वर्ड है यहाँ पे, तो कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोग 4 का उसको नोटबुक में लिखेंगे। तो कंक्लूजन क्या था एक बार देखते हैं। तो कंक्लूजन ये आया गिब्स ने बोला somehow को हम अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। somehow live R strain gets transformed into S strain and kill the mice। तो somehow वर्ड है यहाँ पे। तो ग्रिफ्ट को ये नहीं पता था कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। उनको नहीं पता था प्रोटीन ने किया, लिपिड्स ने किया या डीएनए ने किया, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने सिंपल बोला somehow live R strain gets transformed into S strain and they kill the mice। माइस को मार दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था एक बार देखते हैं। जब उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन डाला, माइस में इंजेक्ट किया, आर स्ट्रेन तो नॉन पैथोजेनिक था, माइस सर्वाइव्स। लाइव एस स्ट्रेन डाला, माइस डाइज। लाइव हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब डाला माइस में इंजेक्ट किया तो माइस अगेन सर्वाइव। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन डाला तो क्या होगा, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए लाइव आर में गया होगा, तो लाइव आर में जाने के कारण वो क्या हो गया होगा, ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने क्या काम किया होगा, उसने माइस को वहां पे डाई कर दिया। तो ग्रिफ्ट ने बोला somehow live R strain gets transformed into S strain and kill the mice। तो सबसे पहले तो उन्होंने somehow वर्ड आ गया, ठीक है। तो अब तक हमें ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, पर हाँ सर्च स्टार्ट हो गया था। हमारा ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट जो था वो आगे डिस्कस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये था हमारा, तो सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये एक्सपेरिमेंट किया था एवरी मैटियॉन मैकार्दी, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट 1944 में खत्म हुआ था। 1944 में खत्म हुआ था। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इन विट्रो एक्सपेरिमेंट था, यहां लिख देते हैं इन विट्रो एक्सपेरिमेंट। इन विट्रो मतलब लैब में, इन विवो मतलब सेल के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो ग्रिफ्ट ने बोला कि somehow live R strain gets transformed into S strain, तो वो somehow प्रोटीन था, लिपिड था, डीएनए था। तो उसको जानने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन तीनों ने मिलकर, ठीक। तो इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट। वो क्या एक्सपेरिमेंट था वो हम सर्च करते हैं। तो वो somehow क्या है, तो नो द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो ये साइंटिस्ट के नाम थे, मैंने यहाँ लिख दिए थे। तो एक बार लिखते हैं एवरी मैटियॉन मैकार्दी 1944, ये डेट एनसीईआरटी में इससे लिखी हुई है मैंने ऊपर। तो उन्होंने क्या किया था, टू नो द बायोकेमिकल नेचर of transforming principle। तो इन्होंने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है, इन विट्रो लैब में। टू नो द बायोकेमिकल, इन विट्रो मतलब लैब में, टेस्ट ट्यूब में, लिविंग सेल के अंदर नहीं। तो टू नो द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो somehow क्या था, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो देखिए इन्होंने क्या काम किया। तो इन लोगों ने यहाँ पे बना देते कुछ, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे इन्होंने एस स्ट्रेन का डीएनए एक्सट्रैक्ट करा और यहाँ पे रखा। इसमें इस कल्चर में एस स्ट्रेन का ऐसे लिखते हैं, ये कल्चर है, इसमें एस स्ट्रेन को हीट फिल करके रख दिया है। तो उसको दोबारा देखते हैं, ये कल्चर मीडियम है,
कि कल्चर मीडियम है, ठीक है, इसमें ये एस्ट्रीन लिया, ये एस्ट्रीन है, ठीक है, इसको हीट करा, तो हीट करेंगे तो एस्ट्रीन क्या हो जाएगा, हीट क्रिएट हो जाएगा। तो हीट क्रिएट होने के कारण क्या होगा देखते हैं, इसका ये डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब बाहर आ गए, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या काम किया, इस टेस्ट ट्यूब में एक लाइव आर्स्टिन डाल दिया, लाइव हीट नहीं करा, लाइव आर्स्टिन, लाइव आर्स्टिन डाल दिया, प्लस इन्होंने यहां पे एंजाइम डाला प्रोटीनेज। तो मुझे बताओ प्रोटीनेज, प्रोटीनेज एक ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डिग्रेड करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोटीनेज डाला किसको डिग्रेड कर दिया, इस प्रोटीन को। अब मुझे बताओ जो प्रोटीन को डिग्रेड किया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डीएनए इसके अंदर गया होगा, डीएनए इसके अंदर गया होगा तो लाइव आर्स्टिन किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, एस्ट्रेन में। तो लाइव आर्स्टिन किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, एस्ट्रेन में। और जो माइस को मैंने इंजेक्ट किया, माइस में जब इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गए, डाइस। तो इस वाले फर्स्ट पॉइंट से ये तो पता पड़ गया कि भाई प्रोटीन बायोकेमिकल नेचर नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते, समझ आए। अब नेक्स्ट सेम यही कंडक्ट किया, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर लाइपेज डाल दिए। लाइपेज किसको डिग्रेड करते हैं, लाइपेज डाल दिए, तो लाइपेज किसको डिग्रेड करते हैं, लिपिड्स को। तो लिपिड्स को डिग्रेड तो भी डीएनए के अंदर गया होगा, लाइव आर्स्टिन किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, एस्ट्रेन में, और एस्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ होगा, माइस में इंजेक्ट करा, माइस फिर से डाइट। तो इसका मतलब लिपिड्स भी इन्वॉल्व नहीं है। अब एंड में क्या काम किया, कुछ नहीं डाला, एंड में यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, डीएनए डाल दिए। डीएनए क्या होते हैं, डीएनए ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को डिग्रेड करेंगे, ठीक है। डीएनए डिग्रेड हो गए, जब डीएनए डिग्रेड हो गए तो अब क्या है, डीएनए के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा क्योंकि डिग्रेड हो गया। तो लाइव आर्स्टिन कैसा रहेगा, आर्स्टिन रहेगा, ऐसा कन्वर्ट नहीं होगा। अब माइस में इंजेक्ट करेंगे तो माइस सर्वाइव, खेलेंगे कूदेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइस सर्वाइव। तो इसका मतलब अब इन तीनों ने ये बता दिया कि जो ग्रिफ्ट का बायोकेमिकल नेचर बता रहे थे, समहाउ जो बोल रहे थे कि लाइव आर्स्टिन एस में कन्वर्ट हो गया, तो वो समहाउ क्या है, वो समहाउ डीएनए है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एंजाइम्स यूज करे, एंजाइम्स मतलब आरएनए को डिग्रेड करेगा, प्रोटीनेज प्रोटीन को करेगा, लाइपेज लिपिड को करेगा। तो इन्होंने सब डाला, लेकिन तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने एंड में डीएनए डाला तो डीएनए से डीएनए डिग्रेड हो गया। तो डीएनए डिग्रेड हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो लाइव आर्स्टिन आर में रह गए, एस में कन्वर्ट नहीं हो पाए। जब एस में कन्वर्ट नहीं हो पाए, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस आराम से सर्वाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब कि जो बायोकेमिकल नेचर था उसको बता दिया इन तीनों ने मिलकर, ने कि जो ग्रिफ्ट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर जो इन्वॉल्व था ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या था, वो था डीएनए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारा खत्म हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोग नहीं मानते थे कि भाई ये एक्सपेरिमेंट पूरा फुल प्रूफ है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आ रहा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 दिया था हर्सी एंड चेज ने, हर्सी एंड चेज। ये कब दिया था हर्सी एंड चेज ने, 1952। एनसीईआरटी की डेट है, इस पे लिखिए, ठीक है, इन 1952। तो इनका प्रिंसिपल का नाम था ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट था। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर सपोज करो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, किसके अंदर डीएनए है,
और अगर ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दें, ठीक है, ये वायरस अपना डीएनए इसके अंदर डाल दें, तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया में चेंजेस आएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जब इसका डीएनए आएगा तो और सारे वायरस बनेंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय वायरस इनटू बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ द वायरस इज बैक्टीरियोफेज। तो द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियोफेज इनटू द बैक्टीरिया एंड when it changes the characteristics of bacteria, then this principle is called as transcription, ठीक है। तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एक्सपेरिमेंट का ये जो था हर्शियन चेज का, तो इन्होंने अनइक्यूवोकल प्रूफ दिया, किसका, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। भाई कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोग नहीं मान रहे थे कि भाई जो एरी मैकले और मैकार्डी ने एक्सपेरिमेंट किया वो फुल प्रूफ है। तो एंड में जो फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंट किया दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो किसने दिया था, हर्शियन चेज, राइट। तो एक्सपेरिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन एक्सपेरिमेंट, अनइक्यूवोकल प्रूफ था दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मटेरियल बैक्टीरियोफाज, T2 बैक्टीरियोफाज। ये T2 बैक्टीरियोफाज किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को, इशेस्टा कोलाई को, ठीक है। ये दिया इन्होंने कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिए थे, इन्होंने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो लिए थे बता देते हैं। देखो बैक्टीरियोफाज वायरस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोट होता है, हेड है इसका, नेक, टेल फाइबर्स, ठीक है। और ये इसका ये डीएनए है इसमें। तो वायरस में क्या होता है, वायरस में प्रोटीन कोट होता है, और क्या होता है, डीएनए होता है, बस ये चीजें। तो उन्होंने जो उनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था वो देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट मटेरियल था T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। इन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32 यूज किया और सल्फर 35। इसका क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेगा, चेंज कर देगा, फास्फोरस 35 कर देगा, सल्फर 32 कर देगा, ठीक है। ऑप्शन बनाएगा, लेकिन फास्फोरस 32 रेडियोएक्टिव है और सल्फर 35, ये याद रखना। फास्फोरस हमें पता है डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस, ठीक है। और प्रोटीन कोट में यहाँ पे क्या होता है, सल्फर, जैसे मिथ्योनिन और सिस्टीन, तो ऐसे अमाइनो एसिड है जिनमें सल्फर होता है, ठीक है। तो फास्फोरस किसमें होता है, डीएनए में, हमने पढ़ा था, और सल्फर किसमें होता है, प्रोटीन कोट में, प्रोटीन में। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट मटेरियल था, ट्रांसक्रिप्शन एक्सपेरिमेंट, हर्शियन चेज 1952, फाइनल प्रूफ दिया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट मटेरियल T2 बैक्टीरियोफाज जो किसको इन्फेक्ट करता है, ई कोलाई को, और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फास्फोरस 32 और सल्फर 35। क्या एक्सपेरिमेंट था, देख लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या रेडियोएक्टिव सल्फर 35 यूज किया, रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32। तो जब रेडियोएक्टिव सल्फर 35 यूज किया तो जो प्रोटीन कोड था बैक्टीरियोफाज का वो क्या हो गया, नेक, टेल फाइबर्स, वो क्या हो गया, रेडियो लेबल हो गया। तो जो रेड मार्कर से दिखाया है, तो रेड मार्कर से इसलिए दिखाया क्योंकि इसका जो प्रोटीन कोड था वो क्या हो गया, रेडियो लेबल। तो प्रोटीन कोड क्या हो गया यहाँ पे, प्रोटीन कोड रेडियो लेबल्ड है, ठीक है। यहाँ पर फास्फोरस 32 यूज किया, तो जब फास्फोरस 32 यूज किया तो ये बैक्टीरियोफेज बना रहे हैं यहाँ पर, हेड एंड नेक है, टेल फाइबर्स, टेल। अब तो डीएनए जो था, डीएनए को रेड मार्कर से दिखा रहे हैं, तो डीएनए इज रेडियो एक्टिव, क्योंकि फास्फोरस कहाँ होता है, डीएनए में होता है। तो सबसे पहले स्टेप था इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में क्या हुआ, ये ई कोलाई बना लेते हैं, दिस इज ई कोलाई, ठीक है। हाँ, ई कोलाई का डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। इन्फेक्शन में क्या हुआ, ये बैक्टीरियोफाज को आके इन्फेक्ट किया, डीएनए
तो इन्फेक्शन में क्या हुआ, इस बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। यहां पे भी इन्फेक्शन दिखा देते हैं, इन्फेक्शन। तो ये बैक्टीरियोफेज ने ये ई कोलाई बना लेते हैं, दिस इज ई कोलाई, ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। ये डीएनए रेडियो लेवल, ठीक है, बैक्टीरियोफेज डीएनए, ये ई कोलाई का डीएनए और ये डीएनए आ गया इसके अंदर, बैक्टीरियोफेज ने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये प्रोटीन कोट है, खाली प्रोटीन कोट है क्योंकि डीएनए इसके अंदर चला गया ना। तो जो वायरस ने क्या काम किया, डीएनए इसके अंदर डाल दिया। तो ये डीएनए कैसे था, रेडियो एक्टिव। जब ये रेडियो एक्टिव डीएनए था तो इस रेडियो एक्टिव डीएनए ने क्या किया, इस ई कोलाई के डीएनए को भी क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव, क्योंकि ये भी न्यूक्लिक एसिड है ना, तो ये भी न्यूक्लिक एसिड है, तो इसने भी इसको क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव। इन्फेक्शन को नेक्स्ट है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग में मतलब इसको एजिटेट करने से, इसको डिस्टर्ब करने से क्या हुआ, जो बैक्टीरियोफाज उस पर ई कोलाई का टैग्स था वो निकल गया, लाइक दिस। ये ई कोलाई, ये ई कोलाई का डीएनए और ये वायरस का डीएनए, ठीक है, और ये खाली प्रोटीन को बाहर है, तो इसको घोस्ट बोलते हैं, घोस्ट है, ठीक है। इसमें अपना डीएनए के अंदर डाल दिया, तो प्रोटीन को ब्लाइंड करने से, एजिटेट करने से ये इससे निकल गया बाहर, ठीक है। जो इस पर चिपका हुआ था ये बैक्टीरियोफाज, उससे निकल गया, चिपका हुआ था, निकल गया इससे। यहाँ पे भी ब्लाइंडिंग हुई, यहां भी ब्लाइंडिंग हुई, तो ब्लाइंडिंग हुई यहाँ पे। ये ई कोलाई, ये पूरा का पूरा डीएनए, ई कोलाई का फाज का पूरा डीएनए रेडियो लेवल घोस्ट, ये घोस्ट मतलब खाली प्रोटीन कोट है। ये ब्लाइंड करने से ये जो इसमें ई कोलाई पे चिपका था वो निकल गया बाहर, तो घोस्ट बोलते हैं, इसे निकल गया बाहर, ठीक है। अब क्या हुआ लास्ट में, लास्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, उसको हाई स्पीड पे रोटेट करना। भाई टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, उसको हाई स्पीड पे रोटेट किया। जब हाई स्पीड पे रोटेट किया तो जो ई कोलाई के सेल्स हैं वो तो हैवी होंगे और ये जो प्रोटीन कोट है तो हल्का होगा। वो ये सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे हम बटर मिल्क में से बटर निकालते हैं तो उसको हाई स्पीड पे ऐसे रोटेट चालू करते हैं, तो सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगेशन में ये किया हमने, हाई स्पीड पे रोटेट किया। तो हाई स्पीड पे रोटेट किया टेस्ट ट्यूब में हमने, तो ये जो ई कोलाई के सेल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे और जो प्रोटीन कोट था, ये लाइट होता है, डेंसिटी कम होती है, तो ये जो प्रोटीन कोट है ये आ गया ऊपर रेडियो लेवल, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ठीक है। तो ये है इक्वल सेल्स ऑफ ई कोलाई और ये है प्रोटीन कोट रेडियो लेवल था ना, तो इसको बोलते हैं हम, जो नीचे आते हैं हैवी होता है उसको बोलते हैं पैलेट, PELLET। जो ऊपर आता है ना इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, दिस इज सुपरनेटेंट, NATANT, सुपरनेटेंट। तो रेडियो एक्टिविटी कहां मिलेगी बताओ, सुपरनेटेंट में मिलेगी ना, तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। मैं लिख देता हूं, सुपरनेटेंट कैसा होगा यहाँ पे, रेडियो एक्टिव। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे भी क्या किया सेंट्रीफ्यूगेशन। जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो आप लोग बताओगे मुझे, जो सुपरनेटेंट होगा प्रोटीन वाला, तो सुपरनेटेंट नॉन रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं है ना प्रोटीन कोट, तो यहाँ पे इस वाले में जो प्रोटीन कोट आएगा वो नॉन रेडियो एक्टिव आएगा। जो पैलेट होगा, सेल्स होंगे, सेल्स ऑफ ई कोलाई, ये जो पैलेट होगा वो कैसा होगा यहाँ पर, वो रेडियो एक्टिव। देखो ये रेडियो एक्टिव है वैक्सीन के, क्योंकि फॉस्फोरस 32 वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव। तो इस बात से कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि भाई जब कोई डीएनए इस बैक्टीरिया में गया तो इसने क्या काम किया, इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए ने वो कई सारी बैक्टीरियोफाज बनाए, कई सारे वायरस बनाए, इन्फेक्शन करा ना, ठीक है। मतलब इस बैक्टीरियोफाज में कुछ तो चेंज आएगा ना, तो वो चेंज आया, मतलब जेनेटिक चेंज आया,
तो जेनेटिक चेंज किसके कारण है, प्रोटीन के या डीएनए के कारण। तो वो कैसे देखा हमने, वो देखा भाई इसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन कोड में रेडियोएक्टिव मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स थे यहाँ पे रेडियोएक्टिविटी मिली, ठीक है। तो इसका कंफर्म ये हो गया कि डीएनए को जब रेडियोलेबल किया गया, डीएनए के अंदर गया और डीएनए के अंदर गया तो इस ई कोलाई में कुछ इसमें चेंजेस लाया, क्योंकि डीएनए में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो इसने क्या काम किया, इस सेल में चेंजेस लाया। वो चेंजेस क्या, कई सारे वेक्टर फाइल बना लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो चेंज क्यों आई, क्योंकि डीएनए मिल गया और देखा रेडियो एक्टिविटी सेल्स में मिल रही है ई कोलाई में। यहाँ पे डीएनए में रेडियो एक्टिविटी थी ना, यहाँ पर इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए में, और यहाँ पे सेल्स ऑफ ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी मिल रही है। तो इसका क्या कंफर्म हुआ कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। एक बार और देखते हैं, यहाँ पे फॉस्फोसोलिड जब यूज किया तो बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियोलेबल था, लेकिन साइंटिफिकेशन जब करा एंड में ई कोलाई के सेल्स में रेडियो एक्टिविटी मिल गई। तो ऐसा क्यों हुआ, डीएनए के अंदर गया, इसके अंदर चेंजेस लाया, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करा ना, तो जब इसमें ई कोलाई में चेंजेस आए तो मतलब वो चेंजेस क्यों आए, क्योंकि कुछ जेनेटिक मटेरियल आया डीएनए, और यहाँ पे जब साइंटिफिकेशन की तो ई कोलाई के सेल्स में क्या मिल गई, रेडियो एक्टिविटी। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर लिए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। वो 3 एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट बाय एब्री मैकलर मैकार्दी and the unequivocal proof of genetic material given by the Hershey and Chase, ठीक है, that is the transduction principle। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं हर्शी एंड चेज का जो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो उसका एक डायग्राम है, एक बार देख लेते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जस्ट अभी। सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, मतलब इस वाले में जो बैक्टीरियोफेज है, T2 बैक्टीरियोफेज, उसका जो कैप्सूल है उसको रेडियो लेबल कर दिया किससे, सल्फर 35 से, राइट। तो रेड कलर शो किया, डीएनए में नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए आप, वायरस एंड इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो ये स्टेप इन्फेक्शन है। तो ड्यूरिंग द इन्फेक्शन बैक्टीरियोफाज ने क्या काम किया, अपना डीएनए इस ई कोलाई के अंदर डाल दिया है, और एक खाली प्रोटीन कोट है जिसको हम घोस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पे लिखा गया वायरसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम सेल्स इन द ब्लेंडर। ब्लेंडर में तो उसको एजिटेट किया, जिसके कारण ये जो कैप्सूल है ये निकल गया है, ठीक है, और ये डीएनए के अंदर आ गया है। थर्ड स्टेप पे देखते हैं, सेल्स एंड फाजेस आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। हाई स्पीड से रोटेट किया बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड के मीडियम में होता है, सीजियम क्लोराइड के मीडियम में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट मीन जिसका डेंसिटी ज्यादा है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आएगा टेस्ट ट्यूब में, जिसका कम होगा वो ऊपर आएगा। नीचे वाले को बोलते हैं पैलेट, जिसका डेंसिटी कम होता है जो ऊपर आता है उसे बोलते हैं सुपरनेटेंट, उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। तो जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया, क्योंकि ई कोलाई के सेल्स भारी हैं और ये जो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कोट है खाली, वायरस का ये हल्का है, तो ये सुपरनेटेंट में आएगा। तो सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, बट नो सल्फर डिटेक्टेड इन सेल्स। सल्फर डिटेक्ट नहीं हो क्योंकि यहाँ पे रेडियो लेवल था ही नहीं है। अब सेम यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया वही, अब यहाँ पे डीएनए रेडियो लेबल्ड है किससे, फॉस्फोरस से। P32 फॉस्फोरस होता है डीएनए में, तो डीएनए रेडियो लेबल हुआ, इन्फेक्शन हुआ। ये पूरा ई कोलाई का और बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो लेबल्ड है फॉस्फोरस से। जो साइंटिफिकेशन किया, अब रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखाई दी है हमें, रेडियो एक्टिविटी दिखाई गई है इस बैक्टीरिया ई कोलाई के सेल्स में, लेकिन सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है हमें, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और क्योंकि डीएनए यहाँ पर रेडियो लेबल था, उसके अंदर भी हमें रेडियो एक्टिविटी दिखी और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आए सेल्स में। तो चेंजेस, जो जेनेटिक चेंजेस आए वो किसकी वजह से है, इस डीएनए की वजह से। जिससे ना हर्शी एंड एक्सपेरिमेंट, तो आप लोगों को पढ़ना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और टॉपिक है छोटा सा, द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है स्टेटमेंट बेस पे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई है, तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, मतलब जैसे डीएनए है, रेप्लिकेट करके डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना ले, ठीक है। डीएनए है एक, रेप्लिकेट करके एक और डीएनए बन जाए एग्जैक्ट, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल वही होगा
जो अपना रेप्लिकेशन कर पाए और खुद की कॉपी बना पाए। लिखा है द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन काइंड दैट इज रेप्लिकेशन। बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स हैव दैट इज डीएनए एंड आरएनए have the ability to direct their duplications. The other molecules in the living system such as proteins fails to fulfill first criteria itself. मतलब प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो पहले ही जो प्रॉपर्टीज है जेनेटिक मटेरियल के लिए वो प्रोटीन्स फुलफिल नहीं करते, तो केवल रेप्लिकेशन डीएनए कर सकता है या आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट शुड बी केमिकली और स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होना उसके अंदर म्यूटेशंस हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करो डीएनए है, इसमें म्यूटेशन होगा, तो इसमें म्यूटेशन होगा, स्लो चेंजेस आएगा, स्लो चेंजेस होना चाहिए, स्लो चेंजेस होगा तो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन होगा, चांसेस ऑफ इवोल्यूशन होगा, ठीक है, ये पॉसिबल है, राइट। तो द रीड कर लेते हैं, द जेनेटिक मटेरियल शुड आल्सो बी केपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन। बोथ डीएनए आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। इनफैक्ट अब देखो इंपॉर्टेंट, आरएनए बीइंग अनस्टेबल, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि आरएनए अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए एंड आरएनए इज अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। आरएनए इज बीइंग अनस्टेबल म्यूटेटेड फास्टर रेट, जल्दी से म्यूटेट कर जाते हैं। कंसिक्वेंटली वायरसेस having RNA genome have shorter lifespan and mutate and evolve faster। जैसे आप भी देखो कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस का जो जीनोम है वो आरएनए है, वो कितनी जल्दी म्यूटेट कर रहे हैं, क्योंकि आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है। जब आरएनए अनस्टेबल है तो उसमें म्यूटेशन ज्यादा होगा म्यूटेट कर तो वो नए अपनी स्ट्रेन्स बना लेगा, ठीक है। तो जैसे कोरोना वायरस है म्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आरएनए है। तो ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होता है वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो जल्दी से म्यूटेट कर सकते हैं तो वो और ज्यादा पैथोजेनिक हो सकते हैं, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी थी, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू ट्रांसमिट फेथफुली टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जेनेटिक मटेरियल वो होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसपोर्ट हो पाए एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या होते हैं हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक पे पढ़ेंगे। जिसे सपोज करो फादर मदर, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, तो जो जेनेटिक मटेरियल है ऑफस्प्रिंग में 50% फादर साइड से आया है, 50% मदर साइड से आया है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, डीएनए जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, तो जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो, लाइक मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो चार प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की यहाँ पर। चार प्रॉपर्टीज क्या थी, जेनेटिक मटेरियल वो हो जो कि आप रेप्लिकेट कर पाए, जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जिसमें स्लो म्यूटेशन हो, ठीक है, चांसेस ऑफ म्यूटेशन हो। आरएनए में अनस्टेबल है तो बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो जाती है, और वायरसेस जिनमें आरएनए होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो पाए, लाइक मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अब देखो जो लाइन पढ़ना है ध्यान से, एनसीईआरटी की ये लाइंस हैं, जो एनसीईआरटी से लाइंस लिए हम लोगों ने, दीज आर द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब जैसे यहाँ पे बना लेते हैं, आरएनए है, आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन्स बन जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, एमआरएनए, ठीक है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। अगर किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है तो प्रोटीन्स का बनना जरूरी है भाई। जैसे सपोज करो एक जीन है इंसुलिन का, तो ये आरएनए बनाएगा जीन, फिर प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन क्या होगी, इंसुलिन। तो हम तभी तो बोलेंगे कि ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है जब ये प्रोटीन बनेगा, तो जब प्रोटीन बनेगा तभी जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, ठीक है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मतलब जो डीएनए होता है, डीएनए को पहले आरएनए बनाना होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए सबसे पहले, डीएनए किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए में, फिर इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए को पहले ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, आरएनए बनाना होगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है।
द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए, मतलब ये जो भाई आरएनए है, ठीक है, एमआरएनए में क्या बाइंड करते हैं, राइबोसोम्स बाइंड करते हैं, राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब एमआरएनए पे राइबोसोम्स बाइंड करेंगे तब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये राइबोसोम्स तो डीएनए पे बाइंड नहीं करते ना, डीएनए पे बाइंड नहीं करते, किससे बाइंड करते हैं, आरएनए पे बाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, यहाँ पे मशीनरी का मतलब जो प्रोटीन्स बनाने में काम आती है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने राइबोसोम्स का, तो वो किसके इवॉल्व अराउंड रहती है, आरएनए के, डीएनए के नहीं। The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic material. DNA ज्यादा स्टेबल है, क्यों है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। DNA ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसको प्रेफरेंस माना जाता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। DNA is preferred for the storage of genetic information only, but for the transmission of genetic information RNA is better, क्योंकि RNA से क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज बेटर, डीएनए, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल। डीएनए स्टेबल है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आरएनए में स्टोर होगा तो आरएनए म्यूटेट कर जाएगा, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है। तो बीइंग डीएनए इज मोर स्टेबल, due to this it is better genetic material for storage of genetic information. So DNA is being more stable is preferred for storage of genetic information, while for transmission of genetic information RNA is better. ट्रांसमिशन के लिए RNA बेटर क्यों है, क्योंकि जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी किसके अराउंड रहती है, आरएनए के, वो डायरेक्टली प्रोटीन बना लेगा। लेकिन डीएनए को पहले आरएनए बनाना होगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए बेटर कौन होगा, आरएनए, और स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए बेटर कौन होगा, डीएनए। तो ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे कि व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, आरएनए वर्ड पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड कीप स्टडिंग।